वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने अब तक बहुत से न्यूज़ चैनलों पे या बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे उदयपुर मर्डर केस के बारे में। आज हम उसी केस के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और करंटली राजस्थान के उदयपुर का स्टेटस क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें एक साथ होने लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, पूरा एक टाइम लाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फ़ोटो देख लीजिए, ये है कन्हैया लाल जिनका मर्डर वहाँ किया गया। और ये जो दो शख्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से एक का नाम है मोहम्मद गौस और दूसरे का नाम है रियाज़। ठीक है, यही दो लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया था, मोहम्मद गौस ने और रियाज़ ने। मर्डर किन की हुई थी? तो कन्हैया लाल जी की हुई थी। कन्हैया लाल जी एक टेलर मास्टर थे, एक दर्जी का काम करते थे उदयपुर में। देखिए, पूरे हत्याकांड को ना एक अमर उजाला का ये पूरा पूरा एक देख रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा दिया गया, इसको देखते हैं। 10 जून का दिन था जिस दिन सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होता है, जो पोस्ट कन्हैया लाल जी के मोबाइल से किया गया था। और 10 जून के बाद जिस दिन ये पोस्ट किया गया था, उसके अगले रोज़ 11 जून को कन्हैया लाल के एक पड़ोसी थे नाजिम। ठीक है, 10 जून को कन्हैया लाल के मोबाइल से एक पोस्ट होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है और 11 जून को कन्हैया लाल के पड़ोसी नाजिम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब सवाल है कि उस वीडियो में था क्या। तो आपको पता है, कुछ दिनों पहले नूपुर शर्मा का एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। इसी वीडियो क्लिप को शेयर कर दिया गया था कन्हैया लाल के मोबाइल से और उनके पड़ोसी नाजिम ने कंप्लेन कर दिया। 11 जून को इनके खिलाफ केस होता है और 12 जून को कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है हेट स्पीच के मामले में कि आखिर उस बयान को आपने शेयर क्यों किया। 13 जून को दोनों पक्ष में समझौता होता है, कौन? तो नाजिम में और कन्हैया लाल में, और कन्हैया लाल को ज़मानत मिल जाती है। अब जब पूछा गया नाजिम से कि आपने केस क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ही समाज के कुछ लोगों का मुझ पर दबाव था तो मैंने केस कर दिया था। और जब सेम क्वेश्चन पूछा गया कन्हैया लाल से कि आपने इस वीडियो को पोस्ट क्यों किया, क्यों किसी की भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें शेयर की, तो उन्होंने कहा कि नाजिम मेरा पड़ोसी है और नाजिम जानता है कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप स्टेटस डालना मुझे नहीं आता। उन्होंने बताया कि मेरा एक बच्चा था जो कि गेम खेल रहा था फ़ोन में और ये वीडियो फ़ोन में कहीं से आया हुआ था तो उससे गलती से स्टेटस पे चला गया था। मुझे इतना नहीं आता कि मैं जानबूझ के कोई स्टेटस शेयर करूँगा। खैर, बातें जो भी होती है, यहाँ तक बातों को समझा लिया गया और उसके बाद से इनको ज़मानत दे दिया गया। 15 जून का दिन था जब कन्हैया लाल ने पुलिस को पत्र लिखा और सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल फ़ोन पे बहुत से ऐसे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं जिन्हें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। अब आपको पता है कि अपना प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है। अब सुरक्षा देनी है कि नहीं देनी है, इस छोटी सी बात के लिए प्रशासन को बहुत समय लग गया। तब तक पता चलता है 28 जून को भूत महल इलाके में टेलरिंग की दुकान पे जब ये दुकान चला रहे थे, उसमें दो युवक आते हैं कपड़ा सिलवाने के बहाने और इनकी मर्डर कर देते हैं। उसी दो युवक का नाम है, एक का रियाज़ नाम है, दूसरे का मोहम्मद गौस नाम है। मर्डर तो चलिए कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि मर्डर बहुत ही बर्बर तरीके से की गई थी। जैसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईएसआईएस के कुछ लोग, जो आतंकवादी संगठन है उसके कुछ लोग, एक पत्रकार को की गला रेत कर हत्या करते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ उसी तरीके से यहाँ किया गया। सिर्फ इनकी मर्डर ही नहीं की गई बल्कि चाकू से गला रेत कर इनके गर्दन को काट दिया गया और साथ में वीडियो भी बनाया गया और उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग फेसबुक पर भी किया गया। आप समझ सकते हैं कितनी घिनौनी हरकत है, चाहे मज़हब धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस घटना के बाद
वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने लग जाता है और उसी हिंसा के दौरान एक जो भीड़ होती है वो भीड़ में से एक आदमी तलवार से अटैक करता है और एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल को लग जाती है, जो अभी भी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। इसके तुरंत बाद पूरे उस राजस्थान के इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है कि सांप्रदायिक तनाव ना भड़के। और देखिए, ये मर्डर का वीडियो तो गया ही गया, उसके बाद से 2 वीडियोज़ और उनने डाले, जो वो थे मोहम्मद गौस और रियाज थे, उन्होंने 2 वीडियो और डाला। एक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वे कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होती है तो हम फिर से मर्डर करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस हद तक संकीर्ण हो चुकी है, उन्हें इंसान कहना भी शायद सही नहीं होगा। उसके बाद से इस घटना को एक आतंकवादी घटना मानकर इसके जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है और एनआईए इस पूरे जांच में शामिल हो चुकी है। देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगा, अगर नुपुर शर्मा ने ऐसी कुछ बातें कही जो इस्लाम धर्म के लोगों को मान्य नहीं है, तो उन्हें भी ये बात मानना चाहिए कि जो भी सज़ा कानून देगी वो नुपुर शर्मा को देगी। नुपुर शर्मा पूरे हिंदू समाज की प्रतिनिधि नहीं है, उनकी कही हुई बातें पूरे हिंदू समाज की बातें तो नहीं है ना, वो ठेकेदार थोड़े हैं। और साथ ही में हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर मोहम्मद गौस और रियाज ने अटैक किया, बहुत ही बर्बर तरीके से मारा, तो वो पूरे समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनकी मानसिकता ख़राब है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के कृत्य को पूरे समाज का कृत्य मान लेंगे हम, तो शायद ये सांप्रदायिकता ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा और हम उस भारत को कभी नहीं बना पाएंगे जिसका सपना गांधी ने देखा था। हम उस भारत को बना ही नहीं पाएंगे जिसमें हम उम्मीद करते हैं चैन व अमन की सांस ले सके। इसीलिए हमें भी समझना पड़ेगा इस स्थिति को और इसकी संवेदनशीलता को। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।